हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। आपने प्रीवियस चैप्टर में इतनी मेहनत करे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में, उसमें हमको 15 सेशन लग गए वो एक बेसिक चैप्टर में, लेकिन वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि उसी का अब यूज आगे चैप्टर्स में होते जाएगा। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट और हमको क्या इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्ट से। एक और बात, आप अपने नोटबुक में प्रॉपर हेडिंग दे दीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। पहले चैप्टर की आप हेडिंग दे दो। दूसरी चीज, आप दो नोटबुक मेंटेन करिए, एक वो जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूं और जो भी चीजें लिखवाता हूं या क्वेश्चंस जो भी मैं कराता हूं क्लास के, और एक होमवर्क में आपको प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक मेंटेन करिए, उसमें प्रैक्टिस ड्रिल के सारे क्वेश्चंस करते जाइए। ओके, अब जब जब मैं कहूंगा जब जब आपको करना रहेगा, यू नो इट, आपने पिछले चैप्टर में देखे। ओके, अब आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज होती क्या चीज है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हर चैप्टर का उसका पहला लेक्चर होता है क्योंकि वहां पे कंसेप्ट के बारे में बहुत बात होती है। अब ध्यान से आप सुनते जाएंगे। दो लोग थे, एक थे मिस्टर एक्स और एक था मिस्टर वाई, और आपको ना मेरे साथ साथ लिखते भी जाना रहेगा बेटा। आपने पहले चैप्टर की हेडिंग दी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, वो चैप्टर की हेडिंग, उसके बाद नीचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आप हेडिंग देना। अब उसके बारे में डिस्कस करो और प्रेफर करना जब जब मैं लिखते जाता हूं आपको साथ साथ में लिखना भी है, सुनना भी है मेरी बात और लिखना भी रहेगा। ठीक है, तो दो पार्टी होती है, एक होता है मिस्टर एक्स और एक होता है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कहता है कि मिस्टर एक्स जो है वो सेलर है, तो वो गुड्स सेल करता है। किसको सेल करता है भाई? वो करता है मिस्टर वाई को। तो क्रेडिट सेल है, तो क्या एंट्री पास करेगा क्रेडिट सेल में? मिस्टर वाई इज ए पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर। तो हमने वाई को गुड्स दिए तो वो रिसीवर है, तो ये एंट्री पास करेगा मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। इसमें सेल्स क्या, इसकी इनकम है, इनकम डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट, तो हमने सेल्स को क्रेडिट करे। अब आप परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर बोलो या परचेजर बोलो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो बेटा कि उसने गुड्स परचेज किया, उसके लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। तो यहां पर ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट। अब मिस्टर वाई के एंगल से सोच, उसको एक गुड्स दिया, किसने दिया? एक्स ने दिया, तो एक्स कौन है? गिवर, ये बोलेगा मिस्टर एक्स अकाउंट। तो दोनों ने एंट्री पास कर ली बेटा, अपनी अपनी बुक्स में एंट्री पास करे। एक के लिए सेल था तो एक के लिए क्या था? वो परचेज था। तो दोनों ने अपनी अपनी बुक्स में वो सेल और परचेज की एंट्री पास कर ली। अब कहता है भाई ये मिस्टर एक्स की लाओ लाओ पैसे लाओ। वो बोलता है नहीं सर मैं तो पैसा नहीं दे सकता, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो मिस्टर एक्स कहता है नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, बोलता है नहीं दे सकता। तो मिस्टर एक्स कहता है अरे ये तो गलत बात है, मैंने आपको गुड्स बेचा, मुझे पैसों की जरूरत है, आप बोलते मैं पैसा नहीं दे सकता। हाँ सर पैसा नहीं दे सकता, इसीलिए क्रेडिट सेल की एंट्री पास करे। तो मिस्टर एक्स कहता है नहीं मुझे आप एक अश्योरेंस चाहिए आपके तरफ से कि आप इस तारीख को मुझे पैसा दे दोगे। वो बोलता है हाँ ठीक है सर, वो मैं देने को तैयार हूं, मैं काम मना कर रहा हूं। मिस्टर वाई कहता है कि मैं काम मना कर रहा हूं, मेरी नीयत साफ है, मैं आपका पैसा दूंगा, मैंने उधारी में लिया, मैं पैसा जरूर चुकाऊंगा। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स क्या करता है? वो एक पेज लेता है बेटा, ये रहा वो पेज, एक पेज लेता है वो, और उस पेज में यहां पे मैं बना देता हूं, ये रहा वो पेज, ये वो पेज लेता है बेटा, और इस पेज में वो कुछ लिखता है कि भाई तुम इस तारीख को पैसा दोगे, इतना इतना पैसा दोगे। ये वही पेज है जो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये वही पेज है बेटा। मैं यहां पे लिखने लगा, मैं मिस्टर एक्स आप वाई हो, मैं यहां पे लिखने लगा कि इस तारीख को आप मुझे इतना इतना पैसा दोगे। मैंने आपका एड्रेस करा टू मिस्टर वाई, इस तारीख को आप मुझे इतना इतना पैसा दोगे, नीचे मैंने डेट लिखा और साइन करा। लेकिन ये कोरा कागज है बेटा, इसकी कोई अहमियत नहीं है। भाई मैंने लिखा ना, आपने थोड़ी ना माने अभी तक के कि हाँ हाँ आप रेडी हो उस तारीख को पैसे देने के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, कुछ दिनों बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कितने दिनों बाद पैसा दोगे बेटा। लेकिन मेरे लिखने से उसकी अहमियत नहीं होती, क्योंकि आपको भी तो मानना चाहिए कि हाँ हाँ सर हम आपको पैसा दे देंगे।
यही पेज, यही कोरा कागज, मैंने कोरा कागज तो नहीं रहा वो, मैंने आपको उसमें लिखकर भेजा बेटा। ये पहुंचा आपके पास, ये पहुंचा आपके पास बेटा, सॉरी, ये पहुंचा आपके पास और आपने क्या करे बेटा, किसने लिखा था यहां पे इसको, यहां पे इसको लिखा है बेटा, किसने लिखा है बेटा, मिस्टर एक्स ने उसको लिखा और ये आपके पास ये पहुंचा बेटा। और आपने इसी कागज पे जो आपको एक ड्राफ्ट था जिसमें मैंने लिखा था मिस्टर वाई, आप इस तारीख को मुझको पैसा दोगे, इतना इतना पैसा दोगे, वो सारी चीजें लिखो, या मैं किसी को कहूं कि उसको पैसा दे देना इस तारीख को, वो भी चीजें लिखी हुई, मैं आगे बात करूंगा। अभी आप समझो कि मैंने आपको एक पेपर में लिखा इतना पैसा इतनी तारीख को आप दोगे, मेरे कहने से नहीं होता ना भाई, आपने भी तो मानना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, पहली चीज मैंने आपको क्रेडिट सेल किया बेटा और आपने परचेज किए, मैंने सेल किया, आपने परचेज किया, आपने अभी पैसा नहीं दिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप कोई तारीख को जब आएंगी, एक आपने बोले सर पता था ना 15 दिन बाद, मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप 15 दिन बाद पैसे दोगे बेटा, तो मैंने इसमें लिख के बोला, बोलो तुम मानो कि दोगे 15 दिन बाद पैसे। और ये आता है आपके पास पेपर, ये पेपर आपके पास आता है और आप इसमें लिख देते हो एक्सेप्टेड, क्या लिखते देते बेटा, ओहो, आप इसमें लिख देते हो एक्सेप्टेड, और ये एक्सेप्टेड लिख के वो आप मेरे पास वापस उसको भेज देते हो। मतलब इस पेपर पे मैंने लिखा, ये पेपर पे लिखा कि ये तारीख को आप पैसा दोगे, इतना इतना पैसा दोगे, और मैंने आपको ये भेजा और आपने उसमें लिखे एक्सेप्टेड और आपने साइन करके मुझे वापस कर दिए, और ये मैंने आपको दिया था बेटा, ये रहा आपके पास, आपने एक्सेप्ट, आपने लेके अच्छा सर को देना बराबर है, आपने क्रेडिट परचेज करो, पैसा दिए रही, मुझे आप पे भरोसा नहीं, तो मैंने आपको बोला लिख के मानो, मानो कि आप ये तारीख को पैसा दोगे, मैंने ही लिख के भेजा था और आपको दिया था, और आपने उसमें बड़े अच्छे से लिख दिए एक्सेप्टेड और मुझे वापस दे दिए, और ये मेरे पास वापस आ गया। अब आपको पता है ये कोई मामूली कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये कोई मामूली ड्राफ्ट नहीं रहा, ये मामूली कोई पेज नहीं रहा। अब इसे कोई अच्छा सा नाम दे देते बेटा, इसे कोई अच्छा सा नाम दे देते बेटा। अब ये मैं इसे कह देता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, तो वो नॉर्मल पेपर जो रहा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। उस पेपर का नाम, इस पेज का नाम जो मैंने ड्राफ्ट करके भेजा था, उसे कोई चलो अच्छा सा नाम दे देते, और हमने इसका नाम क्या रखे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखे। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया उसका नाम, ठीक है भाई। अब आप समझोगे बेटा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पेपर मैंने लिख के भेजा था, आपने जैसे ही एक्सेप्टेड लिखे, फिर वो ड्राफ्ट नहीं रहा, वो फिर ड्राफ्ट पेपर नहीं रहा, वो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। उस पेपर को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है हम बात करते, पहले दो पार्टी के बारे में मैं बात कर लूं। मुझे बताओ बच्चों, ये जो पेपर था सबसे पहले किसने लिखा था, किसने लिखा था, सबसे पहले मिस्टर एक्स ने लिखा था, सेलर ने लिखा था बेटा। तो वो जो मिस्टर एक्स है उसको हम कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉअर, उसने वो लिखा था, उसे हम क्या, अच्छा दिख नहीं रहा, स्क्रीन से बाहर तो नहीं चलेगा, एक सेकंड, इसे हम कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं बच्चों, ड्रॉअर कहते हैं। तो ये रहा हमारा ड्रॉअर। अच्छा, इसने लिखा था, ड्रॉ किया था, और इसने, ये कौन हुआ बेटा, ये हुआ ड्रॉई, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉई। तो दो पार्टी है, एक ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है, जिसने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा था। भाई लिखा तो मैंने था ना, मिस्टर एक्स हूं मैं, आप मिस्टर वाई हो, लिखा तो मैंने था बेटा, लिख के मैंने आपको भेजा था, तो मैं क्या हुआ बेटा, ड्रॉअर। और आपको किस नाम से बुलाएंगे इस चैप्टर में अपन, ड्रॉई। अच्छा, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया बेटा। अब क्या होता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरे पास आया, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को मिला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को मिला, तो मैं इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कुछ और, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस बिल्स ऑफ, मेरे लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा बेटा बिल्स रिसीवेबल। क्या हो जाएगा वो, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्टकट में बीआर लिख रहा हूं, मेरे लिए क्या हो गया बेटा, वो बिल्स रिसीवेबल हो गया बेटा। और आपके लिए, आप उस डॉक्यूमेंट को किस नाम से बुलाओगे बेटा, आप उस डॉक्यूमेंट को बुलाओगे बिल्स पेबल के नाम से। मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मुझे रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ, मैंने ड्राफ्ट करा के भेजा, आपने एक्सेप्ट करके मुझे भेजे, तो वो बिल एक्सेप्ट करे बाद वो
उसकी वैल्यू बनती है। तो एक्सेप्ट करे बाद आपने भेजे, तो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए, और आपने भेजे आपके लिए क्या है बेटा, बिल्स पेएबल। अपन उस पर चर्चा करेंगे और अकाउंटिंग करते वक्त। तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल और आपके लिए बिल्स पेएबल बेटा। ये बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलने वाला है और आपको पैसा देना है, तो मेरे लिए रिसीवेबल और आपके लिए बेटा पेएबल। अच्छा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे, दो पार्टी उसको अलग अलग नाम से बुला रही। मैं रिसीवेबल क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलेगा, और आपके लिए बिल्स पेएबल, आपको उसके अगेंस्ट में पैसा देना है बेटा। अब ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल था, ठीक है भाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों करते हैं, इसकी कुछ वजह है बेटा। पहली वजह, अब मैं इसमें क्या क्या लिखा जाता है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहली वजह कि मुझे अगली पार्टी पे भरोसा नहीं है। मैं मिस्टर एक्स, आप वाई, मैं सेलर, आप बायर, मुझे आप पे भरोसा नहीं कि मैंने आपको उधारी में बेचा और आप ड्यू डेट पे पैसा, सॉरी, मैंने आपको उधारी में बेचा और आपने बोले कि सर कुछ दिन बाद पैसा देते हो, तो आप मुझे पैसा नहीं दोगे कुछ दिन बाद, मुझे डाउट है आप पे। तो बेसिकली मैंने आपको ऑर्डर किया कि ऑर्डर करा कि आप इस तारीख को मुझे पैसा दोगे, और वो ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट करे। वो ऑर्डर को क्या करे आपने, उस ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट करे, तो बेटा वो नॉर्मल पेपर नहीं रहा, वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, क्या करता है, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसने डिफाइन किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। तो वो कहता है ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये जो डॉक्यूमेंट है बेटा, इसमें क्या क्या चीज है वो हमको देखना है। इसमें क्या क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उसको ये हमें देखना है। जस्ट 1 मिनट। ये आप ये नहीं सोचना बेटा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपने भेजे थे वो वाई के पास गया, उसने एक्सेप्ट किया और वापस भेज दिया, वो वाई के पास है नहीं। तो सबसे पहली बार लिखा कितना था, बल्कि मैं ऐसे लिख देता, इसने एक्सेप्टेड को ना यहाँ पे ऐसे बना देता, और रुको, ये बस इसके आ गया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड, वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्टेड किए और वापस भेज दिए। वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किसने किया था, एक्स ने, तो वो ड्रॉर हुआ बेटा, उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया और वापस भेज दिया। हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो इसके लिए वो क्या है बेटा, बिल्स पेएबल रहेगा। बीपी मींस नॉट ब्लड प्रेशर, बिल्स पेएबल। ठीक है, तो एक के लिए बिल्स रिसीवेबल और एक के लिए बिल्स पेएबल। एनीवे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजें उस डॉक्यूमेंट में होती है। तो मैंने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें समझाता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। वो कहता है कि सबसे पहले, ऐसे मैं बता देता, ठीक है, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो कहता है इन राइटिंग। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए राइटिंग में, मतलब ओरल नहीं चलता। ओरल में ऐसा नहीं होगा आप ये तारीख को पैसा देंगे, वो आप बोलेंगे ओ यो एक्सेप्टेड, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। इन राइटिंग, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस में होना चाहिए बेटा, राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड चीज वो कहता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एन अनकंडीशनल ऑर्डर। व्हाट इज अनकंडीशनल ऑर्डर बेटा, यहां पे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑर्डर किया है, ओए इस तारीख को तुमको पैसा देना है, तो ये ऑर्डर है, अनकंडीशनल होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं पुट कर सकते कि भाई अगर अच्छा बिजनेस चला तो पैसे देंगे, इतने, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। कोई कंडीशन नहीं डाल सकते आप में कि इतना टर्नओवर हुआ तो ही देंगे, ऐसी कंडीशन कुछ भी नहीं, बारिश हुई तो देंगे, ऑन ऑल दैट कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते। ठीक है, इट शुड बी अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर जी अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज आपका यहां पे साइंड बाय द ड्रॉर उसको साइन करता है कि भाई देखो मैंने आपको लेटर लिखा राइटिंग में, ये राइटिंग में कोई अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन पुट नहीं किया कि अच्छा बिजनेस रहा तो देना एंड ऑल दैट। ओके, मैंने साइन भी करा, मैं ड्रॉर हूं, मैंने साइन भी करा बेटा। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन है, सर्टेन मतलब पता है हमको कौन से, तो मतलब वो कौन सा पर्सन है बेटा, यहां पे आप। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब ये मनी में ऐसा अनसर्टेन नहीं रहना चाहिए कि 2% दे देना, इतना 5% सेल्स का जितना होगा, नहीं, सर्टेन फिक्स अमाउंट बोलो ना, 10 लाख 50 लाख कितने का बोल रहे आप, फिक्स अमाउंट।
तो इट शुड बी इन राइटिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर, मैंने साइन किया, ऑर्डर किसको दे, सर्टेन पर्सन, आपको ऑर्डर दे रहा, आपको एड्रेस दिख रहा है टू मिस्टर वाई, और लिख रहा हूं कि 10,000 रुपए आपको देना है, कि आप टू और टू दी ऑर्डर ऑफ और टू दी बेरर। अब इसका मतलब समझो बेटा, आप आगे भी देखेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। मैंने कहा कि जो जिसको मैंने, या तो मेरे को दो वो, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास पेपर है बेटा, मैं इसमें कह सकता हूं कि भाई ये आप मुझे, या तो फिर मुझे दो बेटा, ये तो आप मुझे दो, ठीक है, या तो फिर मैं जिसको ऑर्डर देता हूं उसको दो, या जो भी जिसके पास भी ये पेपर रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, वो आपके पास आएगा, जितने समय बाद भी उसमें लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी आपके पास आएगा बेटा, उसको आपको वो पैसा दे देना है। मतलब हो सकता है कि आप मुझे दो, मैंने जिसको ऑर्डर दिया उसको दो, या बेरर जो लेकर आ गया वो पेपर, उसको आपको पैसा दे देना है। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है, वो राइटिंग में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, मैंने साइन किया, सर्टेन पर्सन है वो आप हो, आपको एक अमाउंट बता दिया कितनी पे करना है मुझे, या मैं जिसको ऑर्डर दूं, या जो भी बेरर है उसको आपको पे करना है, तो वो डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके रीजन है कि क्यों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते बेटा। यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रीजन ये इसलिए ड्रॉ करते कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप दोगे कि नहीं, तो मैंने ऑर्डर किया और आप एक्सेप्ट करो, अगर आपने उस तारीख को पैसा नहीं दिए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा कि देखो इन्होंने बोले थे कि हम पैसा देंगे और पैसा नहीं दिए, तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, जो तारीख को आपने मुझे वादा किए थे कि देंगे और आप नहीं दिए, आपने वादा तोड़े हो, तो मैं कहां चले जाऊंगा बेटा, कोर्ट चले जाऊंगा कि हाँ देखो उन्होंने नहीं दिया और आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर दूंगा। अच्छा, तो ऐसा हो जाएगा बेटा। अब यहां पर एक सवाल उठता है बेटा कि आपने बोले कि ठीक है सर ये कंडीशन इसमें है, और क्या रीजन होते इसके अलावा, क्या बस यही कि भरोसा नहीं है इसलिए? नहीं बेटा, कभी कभी जो ये सेलर होता है उसको इमीडिएटली पैसों की जरूरत होती है, तो आप बोलोगे सर इससे इमीडिएटली पैसा कैसे आ गया, कैसा इमीडिएटली पैसा आ गया कि भाई मैंने ड्राफ्ट किया, आपको भेजा, आपने साइन करे, एक्सेप्टेड लिखे, मेरे पास आ गया बेटा। अब ये डॉक्यूमेंट कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं, इस डॉक्यूमेंट को मैं बुला रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। तो सर अब ये इससे पैसा कैसा आ गया, इसमें लिखा है कि ये तारीख को आपके पास मैं आऊंगा, उस तारीख को आप मुझे पैसा दे दोगे। भाई इसमें लिखा हुआ है कि कोई तारीख दी, उस तारीख को आप पैसा दोगे, सपोज 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद आप मेरे को पैसा दोगे ना बेटा। आज तो वो पैसा मुझको आया नहीं है, आप मुझे कब पैसा दोगे बेटा, आप मुझे दोगे 3 महीने बाद पैसा दोगे, तो आज तो वो पैसा मेरे पास आया नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट में अपने आप में इस डॉक्यूमेंट की एक अहमियत है, इसको एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, और ये डॉक्यूमेंट की बड़ी वैलिडिटी है बेटा। मैं चाहूं तो 3 महीने तक के रुकू, जरूरी नहीं 3 महीने, जितना भी पीरियड उसमें लिखा, मैं हाइपोथेटिकल 3 मंथ्स कह रहा हूं, 3 महीने तक के मैं रुकू और 3 महीने बाद मैं आपके पास आऊं और आपको ये डॉक्यूमेंट दूं और आपको कहूं कि चलो चलो पैसा दे दो, इस तारीख को आपने कहे थे। लेकिन मैं अगर 3 महीने तक नहीं रुक सकता तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं, उसमें से 4 चीजें कर सकता हूं। एक है कि मैं खुद रुकूं 3 महीने तक के, और 3 महीने बाद मैं आपके पास आऊं। मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, अभी बाकी चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे, समझाने के लिए कि इसके और क्यों करते हैं हम, वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने कहा ये मेरे सामने बैंक है रखी हुई, मैं बैंक में गया, मैंने कहा देखो देखो बैंक मेरे पास देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैं ड्रॉअर हूं, ये मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसमें लिखा है कि ये सो एंड सो तारीख को ये बंदा मिस्टर वाई मुझको 10,000 रुपए देगा। देखो बैंक इसमें लिखा हुआ है कि ये मिस्टर वाई मेरे को ये तारीख को पैसा देगा। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बात तो सही है आपकी कि मिस्टर वाई आपको इस तारीख को पैसा देगा। मैंने कहा सर वो 10,000 रुपए मेरे को 3 महीने बाद देने वाला है, मुझे पैसों की आज जरूरत है, आज जरूरत है सर, आज जरूरत है, तो आप प्लीज ये ले लो मेरे पास से, ये प्लीज आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किसको कह रहा हूं, ये मैं कहता हूं बैंक को, ये प्लीज आप ये ले लो, मेरा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो, और जब भी वो तारीख आएंगी 3 महीने बाद आप उसके पास चले जाना, वो आप बेरर हो तो आपको भी पैसा दे देगा, जो भी बेरर रहेंगे उसका जाएंगे उसको पैसा दे देगा, ये जिसको भी मैंने ऑर्डर किया उसको पैसा दे देगा। तो मैं आप चले जाना, ये आप रख लो मेरे, मैं आपको दे देता हूं, आप चले जाना 3 महीने बाद। तो बैंक बड़ा चालाक है, बैंक कहता है मेरा क्या फायदा इसमें
भाई आप मेरे से आज ये बिल मेरे को दे रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मुझसे 10,000 रुपए लेकर चले जा रहे हो, आपको आज जरूरत है, मैं तो 3 महीने बाद जाऊंगा, 3 महीने बाद मेरे को पैसा देगा। बेटा बात तो सही है बेटा, बैंक का क्या फायदा इसमें, आज पैसा देंगे तो बैंक कुछ कम पैसा देता, वो भी तो कुछ कमाएगा ना। तो सपोज एग्जाम्पल 10,000 के बदले हमको 9,500 रुपए देता है, तो मेरे को 500 रुपए कम मिले मगर पैसा भी तो जल्दी मिल गया। बैंक ने मुझको 9,500 रुपए दी, लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएंगी तो जब वो आपके पास बैंक आएगा बेटा, तो आप वो बिल कितने का था, 10,000 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो आप उसको 10,000 रुपए दोगे। तो बैंक ने मुझको दिया 9,500, बैंक को मिले 10,000 आपसे, तो उसने 3 महीने पहले भी जो पैसा दिया तो उसको 500 रुपए उसका फायदा हुआ, मेरा 500 रुपए कम मिले, मेरा चलेगा, पैसा तो आज जरूरत थी, मैं इतना रुक नहीं सकता। तो ये भी एक रीजन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का, जब पैसों की जरूरत होती है। तो भाई क्रेडिट पीरियड तो बिजनेस में नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्रेडिट पीरियड देते, लेकिन क्रेडिट पीरियड के बाद अगर मुझे आज जरूरत है तो फिर कोई मतलब नहीं ना बेटा, वो मेरे को तो आज वो बायर तो दे नहीं पा रहा, बायर बोलता है कि मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा एग्जाम्पल, तो मुझे तो आज पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने बोला भाई एक काम कर, बिल ड्रॉ करते तो एक्सेप्ट कर, मुझको वो बिल दे, मैं बैंक से जाके पैसा आज ले लूंगा, भले कम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा मेरे को, फिर तू 3 महीने बाद बैंक को दे देना, ऐसा हम कहते। ठीक है, तो इसीलिए भी करते। तो एक तो मुझे मैं ड्रॉ और आप ड्रॉई, मुझे आप पे भरोसा नहीं कि आप दोगे, वो एक रीजन हो सकता है। एक कि मेरे को आज पैसों की जरूरत है तो मैं बैंक से इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। इसके क्या टर्म यूज होता है बेटा, टेक्निकल टर्म, डिस्काउंटेड विद बैंक। तो मैंने बोला आज पैसों की जरूरत है, बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा मैं, तो अभी ड्रॉ कर लेते। तो ये भी एक रीजन होता है कि आज पैसों की जरूरत है, इतना नहीं रुक सकता, बेचना भी है, पैसा भी आज चाहिए और आपको भी क्रेडिट चाहिए, तो कैसा होगा सब, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेते। तो ये एक भी एक रीजन होता है। अब आपको अभी मेरी बातें बहुत ध्यान से आप सुनते जाएंगे, जो चीज मैं लिखता हूं वही चीज आपको लिखना रहता है बेटा। ठीक है, एक और चीज बेटा, यहाँ पे जो सेलर है बेटा, यहाँ पे जो सेलर है बेटा, उसको ड्रॉई से पैसा लेना है, ड्रॉई से पैसा लेना रहेगा बेटा। उसने सेल किया तो उसके लिए ड्रॉई से पैसा क्या है बेटा, उसको लेना है। तो इसीलिए इसको हम डेटर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे y के एंगल से सोचो बेटा, तो y को x को पैसा देना है, तो y के लिए x क्या है, क्रेडिटर, तो इसे क्रेडिटर भी कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना बेटा, एक एक छोटी छोटी चीजें। अब इसका मतलब ये होता है सर कि इसका मतलब यहां पर ड्यू डेट पे, पहली चीज यहां पे किसी को ऑर्डर दे दूं मैं, तो सपोज यहां पर अपन किसी को ऑर्डर दिया, इसने पे करें, तो और एक पार्टी आ जाती है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और एक पार्टी आ जाती है सपोज अपनी, कि भाई मैं किसी को ऑर्डर भी दे सकता हूं ना कि ड्यू डेट पे आपने उसे पैसा दे देना, तो इसका नाम रख देते अपन, इसका नाम रख देते बेटा मिस्टर जेड रख देते। तो 3 पार्टी हो गई यहाँ पे, ड्रॉर, ड्रॉई, और अगर किसी को ऑर्डर करे तो वो आ जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझ, उसको एंडोर्समेंट कहते हैं, अपन बात करेंगे एंडोर्स क्या होता है ऑल दैट। अब क्या होता है यहां पे, ये जो डॉक्यूमेंट था वो लिखा किसने, लिखा किसने सर, सर लिखा यहां पे मिस्टर एक्स ने, और तो 2 पार्टी, एक ड्रॉर एक ड्रॉई, और ड्यू डेट पे जिसको पैसा देते हैं वो तीसरी पार्टी होती है पेई। तो मतलब सर यहां पर मिस्टर एक्स ने वो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया तो वो ड्रॉर हुआ। ड्यू डेट पे हो सकता है कि वो खुद 3 महीना रुके और उस ड्यू डेट पे आपके पास आए और आपको कहे कि पैसा दो, तो भैया वो फिर वो खुद ही पे भी हो जाएगा, उसने लिखा भी खुद ने, वो खुद पे भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा किसने, मिस्टर एक्स ने, वो 3 महीने तक रुका, उसके बाद आपके पास पैसे लेने आया तो वो पे भी हो गया। तो एक ड्रॉर यहां पर पे भी हो सकता है। लेकिन सपोज वो 3 महीने तक रुका नहीं, उसने पहले बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक को दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनसे पैसा ले लिया, अब ड्यू डेट पे बैंक आपके पास आएगा पैसा ले, तो आपको क्या, आपको बैंक को देना रहेगा फिर। ओके, लेकिन बेटा यहां पर पे कौन हो गया, फिर बैंक हो गया, क्योंकि आप किसको पे कर रहे हो, बैंक को। तो आपने जब वो डेट आती है जिस तारीख को पे कर रहे हो, उस तारीख को जिसको पे करे वो पे ही होता है। तो यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जिसने लिखा ड्रॉर, बहुत अच्छे से समझना, जो ड्रॉर है उस डेट पे वो खुद भी आ सकता है, वो ड्रॉर एक पे भी हो सकता है साथ में। ड्रॉर एंड पे कैन, इट मे बी सेम पर्सन। व्हाई, क्योंकि मिस्टर एक्स यहाँ पे रुका 3 महीने और 3 महीने बाद वो खुद आया, ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और मुझे पैसा दो, आपने एक्सेप्ट किए थे मेरी इस बात को, पैसा दो। तो भाई ड्राफ्ट भी उसी ने किया और पे भी उसी को कर रहे, तो ड्रॉर एंड पे कैन बी ए सेम पर्सन।
लेकिन अगर मैंने पहले उसको बैंक में डिस्काउंट करा लिया मतलब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया और उनसे पैसा ले लिया, वो 10,000 का बिल था, तब उसमें 10,000 लेके तो 10,000 नहीं देंगे, वो भी कुछ कम आएंगे, कुछ कम पैसा देंगे, वॉट। लेकिन जो तारीख आई 3 महीने बाद, तो उस पे आपके पास कौन आया, फिर मैं नहीं आया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है ही नहीं, मैंने बैंक को दे दिया, फिर बैंक आया, तो फिर बैंक पे ही हो गया। फिर कौन पे ही हो गया बेटा, बैंक पे ही। तो पे ही हो सकता है ड्रॉर खुद हो, पे ही हो सकता है कोई और भी हो सकता है, लेकिन कभी ये भी मतलब पे ही ड्रॉर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ड्रॉर एंड पे मे बी द सेम पर्सन, ड्रॉर एंड पे मे बी द सेम पर्सन। इस चीज को, मेरी इस बात को ध्यान रखना क्योंकि आगे इसका मैं कुछ और बताऊंगा। सो ड्रॉर एंड पे may be the same person. Okay. ठीक है, तो ड्यू डेट पे जो तारीख जो उस पे लिखी उसके उस तारीख पे पैसा लेने ड्रॉर आएगा, सॉरी ड्रॉर ने ड्राफ्ट किया, ड्रॉई दूसरी पार्टी जिसके ऊपर वो लिखा गया, जो जिसने परचेज किया, और उस तारीख को जो पैसे लेने आएंगे उसको पे ही कहते हैं, उसे पे की जो उस तारीख पे जो पैसे लेने का। तो वो हो सकता है कि ड्रॉर हो सकता है, मे बी, नॉट 100%, मैंने यहां पे लिखा मे बी, मतलब हो सकता है 100%, क्योंकि अगर उसने किसी को डिस्काउंट नहीं करा तो खुद आएगा। ठीक है, एक एंडोर्स भी होता है, मैं बात करूंगा उस पर, तो ये पॉइंट मेरा ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक देखो आपके नोट्स में प्रिंटेड है फॉर्मेट बेटा इसका 2। देखो यहाँ पे सारी चीजें है कि पहली चीज ये किस में, राइटिंग में। हाँ सर, पहली कंडीशन फुलफिल, अनकंडीशनल ऑर्डर है भाई। देखो, पे ₹10,000, पे ₹10,000 टू मी और टू माई ऑर्डर 30 days आफ्टर द डेट ऑफ द विल फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब कोई ऑर्डर उसने बोला कि 10,000 रुपए पे करो, कंडीशन थोड़ी ना पुट किया उसने। उसके बाद साइन बाय द ड्रॉर, ड्रॉर यहाँ पे उसको साइन कर देगा। ठीक है, ड्रॉर उसको क्या कर देगा, यहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, सर्टेन पर्सन को क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे किसको डायरेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूं, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, ये ठीक है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, ये हो गया। अब ये राइटिंग में अनकंडीशनल है, उसके बाद कहता है हमसे डायरेक्ट टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो सर्टेन सम ऑफ मनी लिखा हुआ है 10,000, ऐसा नहीं बोला अपनी मर्जी से दे देना जो दिल चाहा, ऐसा नहीं, इच्छा अनुसार दे देना, नहीं लिखा उससे 10,000 रुपए प्रॉपर। टू और टू द ऑर्डर ऑफ बेयर, जो भी इसका टू मी या मेरे को दो या मेरे ऑर्डर पे जिसको भी मैं ऑर्डर करूं उसको दे देना आपने। तो ये कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसने एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करते हो वो भी साइन करते हैं, स्टैंप रहता है उस पे करते। ओके, तो दिस इज फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये रहा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो क्या फर्क होता होगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में? तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रोमिसरी नोट क्या चीज होती है और फिर दोनों में क्या स्लाइटली सा डिफरेंस है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं बेटा, लेकिन हमारे लिए अकाउंटिंग करने के लिए दोनों हमारे लिए सेम है। अकाउंटिंग में हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको डिफरेंस पता रहना चाहिए, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर पहले बात करेंगे। अभी फॉर्मेट जो मैंने ये देखे आपने आपके नोट्स में प्रिंटेड है बेटा, तो आपको मेरी बात अभी सुनना है बस। ठीक है, अब मैं आता हूं सर, मैं कहता हूं कि व्हाट इज प्रोमिसरी नोट्स। तो उसमें भी वही चीज हुई बेटा कि मैंने कहा कि ये गुड सेल्स करा गया बेटा, यहां पे इसने क्या किया, परचेज किया, परचेज किया। इसने जब गुड सेल किया तो ये रहा मिस्टर एक्स, ये रहा मिस्टर वाई। ठीक है, अब इसने जब सेल किया तो भाई क्रेडिट सेल हुआ तो वाई वहां पे, हाँ यहां पे एंट्री पास करेगा मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट। ठीक है, अब वो चीज हुई हमने। अब मैंने बोला भाई पैसे दो पैसे दो, मैं मिस्टर एक्स आप मिस्टर वाई। मैंने बोला आपको चाहिए था, मैंने बेच दिया ना। ठीक है, मैंने कहा आपको चाहिए था, मैंने बेच दिया, पैसा दो। वो बोले आप बोले एग्जाम्पल, आप बोले सर पैसा नहीं है देने, पैसा नहीं है। मैंने बोले ये क्या करे यार,
तुम्हें गुड्स की जरूरत थी, मैंने तुमको गुड्स दे दिया, मुझे आज पैसे की जरूरत है यार, आप तो बोलते पैसा नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैंने बोला ये तो गलत करे, तुमने गलत करे। बोले नहीं सर, मैंने बोला बहुत भरोसा तोड़ दिए तुमने मेरा, तो मुझे आज पैसों की जरूरत थी। बोले नहीं दे सकता सर। मैंने बोला तो फिर क्या दे सकते हो, पैसा नहीं दे सकते आज? तो बोले सर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपको पैसा दे दूंगा। अच्छा, तो आप कहते हो, आप मुझे एक प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे पैसा दे दोगे। तो यहां पर मैंने नहीं लिखा ड्रॉर, यहां पर बेटा मैंने उसको नहीं लिखा। वो ड्राफ्ट पे मैंने पहले आपको ऑर्डर दिया था कि दो, एक ऑर्डर दिया था, क्या देखो ऑर्डर दे रहा हूं, इस तारीख को पैसा देना। आपने बोला एक्सेप्ट योर ऑर्डर, हाँ सर दे देंगे हम वो पैसा इसी तारीख को। वहां पे मैंने ऑर्डर दिया था बेटा, यहां पे मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। आप खुद से ही होके पेज उठा लिया आपने, और खुद नहीं पेज उठा लिए, और खुद ही वहां पे लिख रहे हो कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस तारीख को मैं पैसा दूंगा। अच्छा, तो यहां पे ऑर्डर जो था वो मैं दे रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, यहां पे मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। आप खुद ही पेज उठा के उसमें लिख रहे हो और आप कहते हो कि मैं प्रॉमिस करता हूं। तो अच्छा, तो ये आपने लिखे, तो मैं आपको एक नाम से बुलाता हूं, उसको मैं कहता हूं प्रॉमिसर। चलेगा? एक सेकेंड, वहां ऊपर शायद दिखे ना, ऐसे दिख जाएगा। तो आपको मैं कहता हूं, आप हुए बेटा प्रॉमिसर। कौन हुए बच्चों आप? प्रॉमिसर। और मैं एक और नाम से आपको बुला लेता हूं, मेकर। मेकर मतलब आप लिख रहे हो यहां पे, ठीक है, आपने बनाए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने बनाया था, वो बात अलग है, आपको भी जो आपने एक्सेप्ट करे फिर वापस मेरे को मिल गया था, लेकिन यहाँ पे आपने ही उसको बनाया, आप प्रॉमिसर हो बेटा। और आपने प्रॉमिस करे और वो सीधा उस पे, अभी आपने प्रॉमिस करे और वो डॉक्यूमेंट को मेरे पास भेज दिए, मेरे पास आ गया बेटा। इस तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, जैसे ही आपने साइन करे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया बेटा, ठीक है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया हमारा प्रॉमिसरी नोट हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉमिसरी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्रॉमिसरी नोट हो गया बेटा, ठीक है। अब ये जो प्रॉमिसरी नोट मेरे पास आपने भेजे बेटा, तो ये प्रॉमिस आपने करे, फर्क कुछ नहीं है, सेम वही चीज, मैं इसको भी डिस्काउंट करा सकता हूं बेटा, इसको भी एंडोर्स करा रहा हूं, ठीक है, सेम चीज मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो प्रॉमिसरी नोट आपका है बेटा, यहां पर आपने लिखे, किसने लिखा बेटा? आपने लिखे, और आपने उसको मुझे भेजे बेटा प्रॉमिसरी नोट को। तो आप प्रॉमिसर हुए, तो मैं क्या हो गया फिर? प्रॉमिसी हो गया। मैं क्या हो गया बेटा? प्रॉमिसी हो गया। अब मेरे पास जब ये प्रॉमिसरी नोट आया बेटा, तो ये भाई मैं इसको, अब या तो वही है रिटेन्ड करके रखो एंड ऑल दैट, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट में जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखे थे बेटा, क्या क्या चीज होना चाहिए, इसमें भी कुछ इसकी भी मीनिंग होगी, क्या इसमें होना चाहिए। तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, क्या क्या इसमें इसमें होना चाहिए, वो अपन बात करते। पहली कंडीशन वही है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? राइटिंग में होना चाहिए। नॉट बीइंग ए बैंक नोट, वो कोई बैंक नोट नहीं होना चाहिए, और ए करेंसी नोट, ठीक है, वो कोई एक नोट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी अनकंडीशनल, देखो मीनिंग को समझना, अनकंडीशनल प्रॉमिस वर्ड यूज हुआ है यहां पे। क्या वर्ड यूज हुआ है? प्रॉमिस। अब इसको समझो, यहां पे वर्ड यूज हुआ है प्रॉमिस बेटा, यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ था? ऑर्डर। या अनकंडीशनल ऑर्डर और यहां पे अनकंडीशनल प्रॉमिस, तो डिफरेंस समझ रहे हो? वहां पे ऑर्डर दिया गया था, मैं अभी लिख देता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था बेटा, यहां पे ऑर्डर दिए थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया गया था। देखो आप, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा क्या किया था कि ऑर्डर दिया था कि भाई मुझको वो पैसा दो। ये देखो यहाँ पे 10,000 पे रुपीज 10,000 टू मी और माय ऑर्डर, ऑर्डर दिया गया था बेटा वहां पे कि आप पैसा दो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉमिस करा गया बेटा, कि क्या प्रॉमिस करा गया आपको? यहाँ पे प्रॉमिस करा गया, आपने प्रॉमिस करे, ठीक है, कि अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय, अब अच्छे समझना बेटा, साइंड बाय आपने भेजे बेटा, आपको मैं मेकर के नाम से बुलाऊं या प्रॉमिसर के नाम से बुलाओ, आपने साइन करके भेजे कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं। क्या प्रॉमिस करते बेटा? कि टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी आप पे करोगे, किसको? टू, और टू दी ऑर्डर ऑफ
सर्टेन परसेंट, ठीक है, किसी मुझको या किसी में ऑर्डर पे, जिसको मैं ऑर्डर दूं तो वो एंडोर्स करते तो फिर बोलते कि उसको पैसे दे देना। एनीवेज बेटा, तो मैंने कहा यहाँ पे दो पार्टी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। मेन डिफरेंस देखो इसका, अगर फॉर्मेट देखो यहाँ पे, आई हियर बाय प्रॉमिस, प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतना इतना पैसा दे दूंगा बेटा। यहाँ पे देखो टू मिस्टर ए को एड्रेस कर रहा है, यहाँ पे मिस्टर ए मतलब, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल में एक्स वाई लिया था, यहाँ पे अगर अपने एग्जाम्पल से कंपेयर कर तो ये मिस्टर एक्स हो जाएगा, ये मिस्टर वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मिस्टर एक्स वो किसको बोल रहा है, वाई एक्स को, तो वाई ने एक्स को लेटर लिखा बेटा यहाँ पे, या एक लेटर बोलो वो प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे बेटा एक्स ने वाई को लिखा था, एक्स ने वाई को लिखा था बेटा यहाँ पे, तो ये वाई था और ये एक्स था बेटा। लेकिन फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी लिखकर भेजे, अल्टीमेटली वो आने वाला है किसके पास, सेलर के पास आएगा। और इसके लिए भी ये क्या हो जाता है बेटा, इसको हम बुलाते, इसके लिए हो जाता है बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए हो जाता है बिल्स पेएबल। तो ये हमारी मीनिंग में डिफरेंस था, बट बिलीव मी अकाउंटिंग करते वक्त इसमें हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक ऑर्डर है, एक प्रॉमिस है, एक ड्रॉर लिखता है, ठीक है, मगर एक इसमें ड्रॉर नहीं लिख रहा है। यहां पर बेटा, यहां पे किसने लिखा, सेलर ने लिखा था, यहां पे कौन लिख रहा है बेटा, यहां पे बायर लिख रहा है उसको, तो उसको मेकर बोलते, प्रोमिसर बोलते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना। अब ड्यू डेट पे जो प्रोमिसर है उसके पास कौन आएगा, वो बिल लेके, ये जो है ये प्रोमिसरी नोट लेके कौन, सॉरी ये प्रोमिसरी नोट लेके उसके पास कौन आएगा ड्यू डेट पे बेटा। अभी क्या होगा उसके बाद, या मिस्टर एक्स खुद आएगा, भैया ये लो तुमने प्रॉमिस किए थे, ये लो देखो तुम्हारा प्रॉमिस मेरे पास रखा हुआ है, तुमने लिख के भेजे थे प्रॉमिस करके, साइन वाइन करके, तो चलो अब मेरे को पैसा दे दो। तो वो ये तो यहां पर कौन आएगा, प्रॉमिस ही मिस्टर एक्स आएगा, या उसने डिस्काउंट कराएगा, एंडोर्स कराएगा, तो वो लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसका मेकर है, जो प्रोमिसर है, प्रोमिसर और पे कैन नॉट बी सेम पर्सन। यहां पे बहुत अच्छे समझना, मेरे जो वर्ड यूज करो उसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे जो प्रोमिसर है वो मिस्टर वाई है, वो तो पैसा देगा, तो जो पे कौन, तो जिसको पैसा मिलता है, तो यहाँ पे जो पैसा देने वाला है, और यहाँ पे प्रोमिसर जो मेकर है, मेकर एंड पे कैन नॉट बी द सेम पर्सन। क्यों, क्योंकि मेकर जो है वही पैसा देगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मेकर पैसा देगा। तो मैं ऐसा कहते तो यहाँ पर ये मेकर था बेटा, ये मेकर था, इसने बनाया बेटा, और ये पैसा भी यही देने वाला है। तो जो पैसा देने और जिसको देगा वो उसको पे ही बोलते। तो मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम पर्सन। ऑब्वियसली जो पैसा देगा वो जो बिल लेकर आएगा उसको पैसा देगा, तो वो तो कोई और इंसान रहेगा ना। तो यहाँ पे मेकर और पे कैन नॉट बी सेम पर्सन। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है बेटा, इसको मैं और एक नाम से बोलता हूं, इसको मेकर बोलता हूं। यहां पर मेकर ये था, इसने वो बिल को बनाया था, तो यहां पर इसने उस बिल को बनाया था, तो ड्यू डेट पे क्या होगा बेटा, ये खुद भी आ सकता है, यहां पर ये मेकर ये भी आएगा, ये आए, मगर पैसे कौन देगा, मिस्टर वाई। तो यहां पर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेकर एंड पेई बोलो या ड्रॉर एंड पेई बोलो, कैन बी ए सेम पर्सन। अगर वो खुद आया ड्यू डेट पे बिल लेके पैसा दो तो सेम पर्सन होगा। लेकिन यहां पर मेकर और पेई कैन नॉट बी सेम पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मेकर, जिसने मेकर है वो खुद पैसे देने वाला है, तो पेई कैसे होगा बेटा, यहाँ पे वो खुद पैसे देने वाला जो मेकर है यहाँ पे, तो पेई कैसे होगा, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर एंड पेई मे बी ए सेम पर्सन, बट इन प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी ए सेम पर्सन। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है सारी चीज, कैन नॉट बी सेम। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट के इस देखो, ये आपके पास नोट्स है बेटा, ये नवंबर 2019 के एग्जामिनेशन में ना आपको पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें पूछा था उसने, देखो यहां पे, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉर एंड पेई मे नॉट बी द सेम पर्सन। अब यू कहता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर एंड पेई मे नॉट बोला उसने, मे नॉट बी ए सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ ए प्रोमिसरी नोट द मेकर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। मेरे को बताओ, मेकर और पेई क्या सेम पर्सन हो सकते हैं क्या? नहीं, मेकर और पेई सेम पर्सन नहीं हो सकते। वो बोलता है वो सेम पर्सन हो सकते, गलत है। ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, तो यहां बोलते मे नॉट बी बोला, ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है बेटा, फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स आंसर है। द ड्रॉर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेयर एज इन केस ऑफ इन प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पेई कैन नॉट बी सेम पर्सन। तो ये नवंबर 2019 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, ट्रू और फॉल्स था, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में प्रिंटेड ऑलरेडी सारी चीजें दी हुई बेटा, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट रहा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
किसमें डिफरेंस रहा बेटा आपका कि ये डिफरेंस रहा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में, बस इतना सा डिफरेंस। अकाउंटिंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एक और चीज लिख देता हूं, वहां पर भी लिखा था बेटा मैंने, दिख रहा है आपको? यस, मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम पर्सन, कैन नॉट बी सेम पर्सन। ठीक है, तो चीज ख्याल रखेंगे अपन। लेकिन अकाउंटिंग में बेटा ये हो गया हमारी बात, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस देखे, इसका देखे किस तरह के ड्राफ्ट फॉर्मेट आपके इसमें है। लेकिन बिलीव मी, बस ये मीनिंग था, हमने बात कर लिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम ऑर्डर है और प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस है बेटा, बस ये फर्क है बेटा उसमें। लेकिन याद रखना हमारी अकाउंटिंग में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी किसी को हम एंडोर्स कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी कर सकते हैं, हमारे इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अकाउंटिंग में उसका कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं अपन और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझते जा रहा है। वही दो पार्टी मिस्टर एक्स और कौन है बेटा आपका मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, एक सेलर एक बायर है। सर हमने अब बेटा मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही वर्ड यूज करूंगा, वो हमारे लिए अकाउंटिंग में कोई फर्क दोनों में पड़ता नहीं है बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा सर सही बात है, इसने यहां पर एक क्रेडिट सेल किया था आपको। सबसे पहले क्या किया था उसने, क्रेडिट सेल किया था आपको। इसने सेल किया, आपने क्या किए थे बेटा, उसको परचेज किए थे। इसने सेल किया, आपने परचेज किए थे, लेकिन इसे आप पे भरोसा नहीं था, तो उसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट में लिखा, ऑर्डर दिया आपको कि आप मेरे को इस तारीख को पैसा दोगे। वो ऑर्डर आपके पास आया, उस ऑर्डर को आपने देखे और उस ऑर्डर को आपने एक्सेप्टेड किए बेटा, और उस ऑर्डर को आपने वापस मेरे पास भेज दिए, और ये ऑर्डर मेरे लिए कहलाता है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। में शॉर्टकट BOE लिख रहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं, मेरे पास ये आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आ गया। भाई मैंने आपको क्रेडिट सेल किया था, मैंने आपको ये बिल ड्राफ्ट किया, मैंने आपको भेजा और आपने एक्सेप्ट कर, मेरे पास आ गया। और ये कोई देखो अभी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में आपको नहीं सिखा रहा हूं, उसको समय नेक्स्ट सेशन में आएगा अकाउंटिंग कैसे करना। अभी हम कंसेप्ट पे बात करें, बहुत ध्यान से सुनिए। अब ये बिल मेरे पास आ गया, ये बिल मेरे पास आ गया। आपको पता है मैं इसकी 4 चीजें कर सकता हूं, मेनली 3 है लेकिन एक और हम बात करेंगे। 4 चीजें बेटा हम इसके बारे में कर सकते। ये मेरे पास आ गया, मैं इसकी 4 चीजें कर सकता हूं। मेरे पास कितने ऑप्शन है बेटा, 4। ये रहे हमारे मिस्टर एक्स और ये रहे हमारे मिस्टर वाई। इन्हें हम कहते हैं ड्रॉर, अरे इन्हें हम कहते हैं ड्रॉर बेटा, और इन्हें हम कहते हैं ड्रॉई। ठीक है, मेरे पास मैं हूं ड्रॉर। मैंने आपको सेल किया था, आपने परचेज किए थे, मुझे आप पे डाउट था, आप पैसे दोगे नहीं दोगे, या मुझे आज जरूरत है। एनीवेज मैंने आप पे एक बिल ड्रॉ किया, आपने उसके एक्सेप्ट करे, बिल मेरे वापस। अब वो नॉर्मल बिल नहीं ना, ये बिल का बड़ा बेहतरीन नाम हमने दिए, उस बिल को हम प्यार से बुलाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरे पास रखा हुआ है, इसके मैं 4 चीजें कर सकता हूं। कितनी चीजें कर सकता हूं बेटा, 4 चीजें मैं कर सकता हूं जब ये मेरे पास बिल आया। अब समझना बेटा, इसकी ना टाइम को भी समझना बड़ा जरूरी है। मैं इसको 4 कैटेगरीज में मैं बांट रहा हूं, ये सारी चीज नीचे के 4 ऑप्शन नहीं, एंट्रीज वाइज अकाउंटिंग वाइज बोलो 4 स्टेप में हम बांट रहे। सबसे पहली स्टेप बेटा पर उसको यहां पे कहते हैं कि जब बेसिकली ये बिल को ड्रॉ किया गया था या मैंने सेल किया था, इस वक्त की बात कर रहा हूं, ये पहली कैटेगरी, सॉरी ठीक है, ये पहली, ये फर्स्ट पार्ट बेटा। फर्स्ट पार्ट कब, जब मैंने बिल ड्रॉ, गुड्स बेचा था, आपने खरीदे थे, फिर मैंने ड्रॉ किया, फिर आपने एक्सेप्ट करे, वो ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट में आता हूं यहां पे कि भाई आपके पास बिल आ गया बेटा, तो दूसरा पार्ट आता है कि व्हेन बिल रिसीव्ड। अब वहां पे यह हुआ व्हेन बिल रिसीव्ड, यहां पे मैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मेरे पास दूसरी कैटेगरी पार्ट था कि व्हेन बिल रिसीव्ड, यहां पे मैं लिख लू व्हेन बिल रिसीव्ड। अब मेरे पास बिल आ गया बेटा, मेरे पास है 4 ऑप्शन, मैं इसको क्या क्या कर सकता हूं बेटा, मेरे पास है 4 ऑप्शन। मैंने कहा ये जो मेरे पास बिल रखा हुआ है, ये जो मेरे पास बिल रखा हुआ है, ये बिल को मैं अपने पास ही रखता हूं। मैंने ऑर्डर दिया था कि 3 महीने बाद पैसे देना, 3 महीने बाद मैं खुद ही पैसे लेने आ जाऊंगा, तो मैंने इस बिल को अपने पास रखा बेटा, रिटेन्ड करके रखा। रिटेन्ड करके देखो आपको दिख रहा होगा,
ऊपर भी, सॉरी एक्स है, मिस्टर एक्स, ऊपर भी यही पर्सन है, नीचे भी यही पर्सन है, वो सेम है ड्रॉर, उसने रिटेन्ड करके रखा। कितने ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा सर मेरे पास 4 ऑप्शन है बेटा। कितने ऑप्शन है? मेरे पास 4 ऑप्शन है, उसको मैंने अपने पास रखा बेटा। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है, मैंने उसको अपने पास रखा बेटा। और ड्यू डेट पे मैंने कहा आपको, मैं खुद ही, आपको कुछ ही नहीं कहा, मैंने ही अपने पास वो पेज रखा। और ड्यू डेट पे इसका मतलब आप सोचो बेटा, जब ड्यू डेट आएंगी, जब ड्यू डेट आएंगी तो ड्यू डेट पे आप मेरे को बताओ कौन आपके पास आ रहा है। पहले वाले केस में, यहां पे पहले वाले केस में मिस्टर एक्स के पास ही है बेटा, वो रखा हुआ, मैं हूं मिस्टर एक्स, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है। उसमें मैंने आपको ऑर्डर दिया था कि ये तारीख को आप पैसा दोगे, तो मैंने अपने पास ही रखा उसको 3 महीने। फिर 3 महीने बाद उस तारीख को मैं आपके पास आया, तो ड्यू डेट पे आपके पास जब वो आएगा, आपके पास कौन आ रहा है वो लेने, दिख रहे? यस, आपके पास कौन आ रहा है लेने, आपके पास लेने। यहाँ पे खुद सोचो बेटा, कौन आ रहा है आपके पास लेने? मिस्टर एक्स खुद आपके पास लेके आ रहा है। ये है पहला ऑप्शन बेटा। ठीक है, देखो मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा जब मैं अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊंगा बेटा, इसको ध्यान से सुनना। दूसरे केस में मेरे को कानून ने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने मुझे ये राइट्स दिया है बेटा कि मैं ये डॉक्यूमेंट को लेकर जाऊं, ये डॉक्यूमेंट को लेकर जाओ बेटा, और इसको डिस्काउंट कराओ। इसको कहते हैं डिस्काउंट विद बैंक और डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब क्या होता है सर? ये डिस्काउंटेड विद बैंक का ये टेक्निकल टर्म है, डिस्काउंटेड विद बैंक, लेकिन बड़े अच्छे से इसकी बारीकी को समझना बेटा। पहला था मेरे पास 4 ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था मैंने रिटेन्ड करा, मैं आऊंगा वो मैच्योरिटी डेट जो दी है उस डेट पे मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपसे लेकर चले जाऊंगा बेटा। ठीक है, अब मैंने कहा कि दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि जब मेरे को बिल रिसीव्ड हुआ बेटा, जब मेरे को बिल रिसीव्ड हुआ, बिल जब रिसीव्ड हुआ बेटा यहाँ पे, तो मैंने कहा बेटा कि बिल रिसीव्ड जब हुआ, मुझे पैसों की आज जरूरत थी सर, कहां मैं 3 महीने तक के रुकूं, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला लो ये लो 10,000 का बिल है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 रुपए का, बैंक ये लो। बैंक बोले क्यों? मैंने कहा मुझे आज जरूरत है। बैंक बोले हम भी तो यहाँ कमाने बैठे हैं, हम तुमको 10,000 रुपए देंगे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लेकर जाएंगे मिस्टर वाई के पास मैच्योरिटी डेट पे, वो हमको 10 देगा, हम आज आपको 10 दे तो हम क्या कमाएंगे? मैंने बोला कुछ कम दे दो, लेकिन दे दो। तो वो मुझको कुछ कम पैसा देंगे, हाँ मेरा नुकसान है 200-500 रुपए का, चलेगा, पैसा तो आज आ गया बेटा, कौन रुकेगा इतना। ठीक है, तो यहां पे अब आप खुद सोचो बेटा, ये बिल मेरे पास नहीं रहा, ये बिल मेरे पास नहीं रहा, ये बिल मैंने रिटेन्ड नहीं करा, ये बिल मैंने दे दिया बैंक को, ये बिल मैंने दे दिया बैंक को, बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, मेरे पास नहीं है। अब ड्यू डेट पे, जब डेट आएंगी उस पर जो लिखी बेटा, उस डेट पे आपके पास कौन आएगा बेटा? मेरे पास तो बिल है नहीं, तो आपके पास कौन आएगा उस डेट पे? आपके पास उस डेट पे आएंगे हमारे बैंक। कौन आएगा बेटा उस पे? बैंक आपके पास आएगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके। अच्छा, तो मैं अब बोले सर आपका नुकसान है, मतलब मेरा काय का नुकसान? पहले केस में मैंने रिटेन्ड करके रखा था, तो जब वो ड्यू डेट आई उसकी, तो मैंने वहां पे क्या करा, मैं खुद आपके पास आया बेटा और मैंने आपसे पैसा ले लिया। दूसरे केस में मैंने पहले ही पैसा बैंक से ले लिया। अब आपके जब वो डेट आएंगी तो आपके पास कौन आएगा? बैंक आएगा, क्योंकि बैंक के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये दूसरा केस ये भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बिल के साथ कोई एक ही चीज कर सकते हैं अपन, तो ये रिटेन्ड करो, ये डिस्काउंट विद बैंक करो। अब तीसरा केस सोचो, मुझे आपसे पैसा लेना है बेटा, मुझे आपसे पैसा लेना है, तो जब मुझे आपसे पैसा लेना है बेटा, तो आओ तो 3 महीने बाद लेना है, मगर मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम रख देता हूं मैं यहाँ पे, ये एक्स वाई, उसको जेड कर देते, ये है मिस्टर जेड। देख रहे हो किस तरीके से ये मुझे देख रहा है? देख रहे हो उसको? वो मुझे आंखें दिखा रहा है। मैंने बोला क्या हो गया बाबा, मिस्टर जेड है ये। मतलब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई इससे उधारी लिया था यार, नाराज है बेचारा, दोस्त है, मैंने दोस्त है, उधारी लिया था, गुस्से में पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, देख रहा है रोज। मैंने बोला रोज मेरे घर पे आ जा रहा है मिस्टर एक्स के घर पे, ओए पैसा दे कैसा रहा है? मतलब रोज मेरे घर आ जाता है, चिल्लाता क्यों पैसा दे पैसा दे? हाँ मैंने लिया था तुझसे उधारी में, नहीं है मेरे पास, पैसा दूंगा बाद में। फिर दूसरे दिन आके नॉक करा, नॉक 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 नॉक, डोर ओपन किया, मतलब क्या हुआ? पैसा दे। मतलब यार तू कितना परेशान कर रहा है, मेरे पास पैसा नहीं, चल मैं एक चीज तेरे को कर सकता हूँ, कैश तो मेरे पास नहीं रखी, तो बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, लेकिन मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है। मैंने बोला समझा मिस्टर जेड, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, इतनी आंखें मत दिखा मुझे, इतनी आंखें मत दिखा मुझे, मेरे पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है,
उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे मिस्टर वाई से पैसा लेना है, लेकिन हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को टू मी और टू द ऑर्डर और एंडोर्स आप किसी को कर सकते हो, मतलब जिसके बियरर जिसके पास है वो भी जा सकता है उसको लेने के लिए। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, पैसा तो नहीं है, ज्यादा परेशान मत कर, ये बिल रख ले, तो रख ले यार, रख ले, मैं तुझे एंडोर्स करता हूं, इसको एंडोर्स कहते, रख ले यार, शर्माए मत, ये ले। मैंने बोला तू इसका मालिक हो गया, या तो तू इसको बैंक में जाकर डिस्काउंट कर, या तू अपने पास रिटेंड कर, जाओ उसको ड्यू डेट पे जा और उससे ले ले वाई से, जो करना है कर, मुझे लेना देना नहीं, परेशान मत कर रोज घर पे आके। तो मुझको लेना है वाई से, देना है जेड को, तो वाई से जो बिल आया था वो दे दिया, मैंने बोला कैश नहीं है, लेके जा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तू ड्यू डेट पे जाके ले लेना भाई पैसा, ये जाके बैंक से डिस्काउंट कर, जो तुझको करना है कर। वो बोले चल ठीक है यार इतना ही कर दे। तो इस तीसरे ऑप्शन को कहते हैं बेटा एंडोर्स। क्या कहते हैं बेटा? एंडोर्समेंट। ठीक है, एंडोर्समेंट। अब आप खुद सोचो बेटा, यहां पे ड्यू डेट पे, अभी मैंने तो एंडोर्स करा बेटा, तो मिस्टर जेड लेके जाएगा, किसके पास जाएगा बेटा ये बिल? मिस्टर वाई के पास। हमने ये सोचे कि उसने अपने पास ही रिटेन्ड करके रखा हुआ बिल, ठीक है, तो वो खुद लेकर जाएगा। तो पहले केस में मैं खुद गया, दूसरे केस में बैंक गया, तीसरे केस में मिस्टर जेड गया, ठीक है, किसके पास? ड्रॉय के पास। अब सर क्या होता है, कब गया? मैच्योरिटी डेट पे बात करो, बिल तो मेरे पास आया था, मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मैं खुद रखूं, डिस्काउंट कराऊं, एंडोर्स करूं, 3 ऑप्शन। चौथा बिल्स फॉर कलेक्शन। ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है सर? बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है? बिल्स फॉर कलेक्शन, ये बिल्स फॉर कलेक्शन क्या है? मैंने कहा सर वो जो डेट आ रही है ना, जिस डेट पे मेरे को बोला गया कि आओ और पैसे ले लेना, उस डेट पे मैंने सोचा ओहो, उस डेट पे तो मैं इंडिया में हूं ही नहीं, उस डेट पे तो मैं जा रहा हूं फॉरेन ट्रिप पे, फॉरेन ट्रिप पे घूमने जा रहा हूं, जो डेट लिखी हुई उस पे आ जाना। उसने कहा था पैसे, तो बोले टाइम नहीं है अपने पास, वो तारीख तो बिजी मैन, एग्जाम्पल है। तो बोले उस डेट पे तो मैं जा रहा हूं भाई, घूमने जा रहा हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मैं तो कहाँ जा रहा हूँ बेटा, घूमने जा रहा हूँ। तो वो ड्यू डेट पे जब घूमने जा रहे हो भाई, तो ये तो हेडेक है, कौन जाएगा? तो देखो यहाँ पे फर्क है, और बहुत बारीकी से समझना इन चीजों को बेटा। यहां पे मैंने ये बिल अपने बैंक को दे दिया, मगर उसको ये नहीं कहा कि मुझे अभी पैसा दे दो, जो डिस्काउंटेड विद बैंक वाले केस में कह रहा था कि मुझे अभी पैसा दे दो। कब कह रहा था बेटा? डिस्काउंटेड विद बैंक वाले केस में कह रहा था कि मुझे अभी पैसा दे दो, उसने दे भी दी, और जब मैच्योरिटी डेट आई तो वो बैंक आपके पास आया और आपने बैंक को पैसा दिया और वो बैंक का पैसा हो गया, क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझको दे चुकी थी पहले बेटा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मैच्योरिटी डेट पे मैं कह रहा हूं बेटा यहां पे कि मैंने बैंक को अभी बिल जरूर दिया, लेकिन बैंक को यह नहीं कहा कि मुझे आप पैसा दे दो अभी, मैंने आपको जिम्मेदारी दिया, एक मीडिएटर का रोल प्ले करना है आपको। आपको यह करना है कि इसकी मैच्योरिटी डेट पे आपने ये बिल लेके जाना और मिस्टर वाई से पैसे लेकर आना और मेरे अकाउंट में जमा करा देना। मैंने उनसे पहले थोड़ी ना कोई पैसे दिए जो मेरे को बाद में नहीं देंगे, मैंने अभी नहीं लिया, मैंने जिम्मेदारी दिया उनको, एक मीडिएटर का रोल प्ले करो, एक एजेंट का रोल प्ले करके जाना भाई और ये देकर आ जाना। तो देखो, जब इसको कहते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, ये बिल्स फॉर कलेक्शन में आएगा जरूर आपके पास ये बैंक बेटा, लेकिन वो पैसा जब आप बैंक को देंगे वो बैंक खुद नहीं रखेगा बेटा, वो मुझे देगा। ये देखो, इसीलिए मैंने छोटी सी, वो कौन हूं मैं? मिस्टर एक्स, इसीलिए वहां पे मिस्टर एक्स की फोटो बनी हुई छोटी सी, ठीक है, इसीलिए बना रखा। अब देखो, दिख रही नहीं दिख रही? अब देखिए, ये देखो छुपा हुआ है, वो उसके अकाउंट में पैसा डाल देंगी बैंक। इसका मतलब बेटा चारों केस को समझो। पहला, जब मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, मैंने रिटेन्ड करा, मैंने रिटेन्ड करा, जब भी मैच्योरिटी डेट आएंगी मैं आपके पास आऊंगा, आपने मेरे को पैसा दे देना बेटा। दूसरे केस में मुझे आज पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको बैंक में डिस्काउंट करा लिया, अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास है, मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा और वो बैंक का ही पैसा रहेगा, मेरे को लेना देना नहीं उससे कुछ। मैंने तीसरे केस में, मेरा एक दोस्त मिस्टर जेड रोज परेशान कर रहा, आंखें दिखा रहा था मुझे, तो मेरा भाई मुझे तेरे को पैसा देना, एक काम कर, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख ले, मैच्योरिटी डेट पे जाके तूने ले लेना, मेरे को परेशान मत कर। तो तीसरे केस में आपके पास मिस्टर जेड आएगा। चौथे केस में मैंने बैंक को जिम्मेदारी दी कि आप जाके कलेक्ट करके लाओ और मुझे दे देना पैसा। ऑब्वियसली बैंक उसके कुछ चार्जेस लेंगे, वो बात अलग है, वो देखेंगे हम क्वेश्चन करते वक्त। तो बैंक को मैंने जिम्मेदारी दिया बेटा, तो बैंक आपके पास आया चौथे केस में, आपने बैंक को दिए, लेकिन वो बैंक किसके अकाउंट में पैसा आएगा बेटा? वो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि बैंक को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था वो, उसको सिर्फ बिल्स फॉर कलेक्शन जिम्मेदारी दी कि आप कलेक्शन करके आ जाओ, दैट्स इट, बस उतना सा बेटा, ठीक है। अब ये 4 चीजें हो सकती बेटा। अब क्या होगा यहाँ पे,
जब वो मैच्योरिटी डेट आती है बेटा, उसको ये चारों में से कोई एक सिनारियो हो सकता है बेटा। उस तारीख को दो चीज हो सकती है। कौन सी दो चीज हो सकती है बेटा? एक, या तो फिर वो पैसा दे देगा, ड्रॉई क्या करेगा, पैसा दे देगा, या तो ऑनर्ड हो जाएगा बेटा, और लिखता हूं मैं यहां पे, और डिसऑनर्ड हो जाएगा बेटा। या तो ऑनर्ड होगा या तो डिसऑनर्ड होगा। व्हाट मीन ऑनर्ड? वो मैच्योरिटी डेट पे हम गए और उसने हमको पैसा दे दिया। दूसरा, मैच्योरिटी डेट पे हम गए और उसने पैसा नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे कहूं बेटा, यहां पे तो उसको यहां पे अपन चार इसमें बांट देते। एक सेकंड रुको, इसको यहां से हटावा। एक, जब अकाउंटिंग अपन करेंगे बेटा, एक केस ऐसा रहेगा अपना, जब अपन ने शुरुआत में उसको सेल करे, पहली कैटेगरी बांटे, फिर ड्रॉ करे बिल, ये सब करे। दूसरा केस ऐसा रहेगा बेटा, व्हेन बिल रिसीव्ड, जब बिल रिसीव्ड हुआ तो मेरे पास यहां पे जगह ही नहीं हो रही है, एक सेकेंड। हाँ, मेरे पास जब यहां पे बिल रिसीव्ड हुआ बेटा, तो मेरे पास ये ऑप्शन थे, तो उसकी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तीसरा, या तो वो ऑनर्ड होगा, तीसरा चौथे में से कोई एक ही होंगे, ऑनर होगा या डिसऑनर होगा, या चौथा। मतलब हम जब एंट्रीज अभी देखेंगे बेटा, अपन ने क्या करे, उसको अपन ने उसको बांट देंगे। पहला कि ये सेल हुआ, उसके बाद फिर बिल ड्रॉ के नॉर, फिर बिल मिला, तो उसके बाद चार ऑप्शन थे, क्या किया उसने। उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे वो ऑनर्ड होगा, ये मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर होगा। इसलिए आप अगर आप आपके नोट्स में देखोगे तो जहां पे अभी जर्नल एंट्री देखना मत, मैं बात करूंगा, चार कैटेगरी में बढ़ता है। जब आपने जब ट्रांजेक्शन हुआ और आपका बिल ड्रॉ किया, उसकी एंट्री। सेकेंड कैटेगरी, जब वो बिल रिसिप्ट हुआ, उसके बाद ऑनर्ड होगा वो मैच्योरिटी डेट पे, या तो क्या होगा, डिसऑनर्ड। तो उसके एंट्री ध्यान देखिए, वो बात करूंगा, मैं सिखाऊंगा सारी चीज। अभी एंट्रीज पे आए नहीं, मैं अभी आपको बैकग्राउंड सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा। अराउंड आई थिंक 1 आवर थोड़ा सा वक्त बचा होने पे आ रहा है, हम सिर्फ बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्री जब अपन सीखेंगे तो दोनों पार्टीज के एंगल से सीखना पड़ेगा अपने को, चारों चीजें, कि भाई एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए परचेज, एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेएबल, फिर वो चार ऑप्शन है, फिर उसके बाद ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। तो ये केसेस में कैसी एंड कैसे अकाउंटिंग करेंगे, दोनों बायर और सेलर, है ना, सेलर और बायर कैसे इसकी अकाउंटिंग करेंगे, वो अपन आगे सीखेंगे। ओके, तो ये चार ऑप्शन उसके पास है, लेकिन कौन सी तारीख पे ड्रॉई के पास पैसा लेने जाएंगे, कौन सी तारीख पे ड्रॉई के पास पैसा लेने जाएंगे? सर, उस तारीख को मैं कहता हूं मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट पे हम उनके पास पैसा लेने जाएंगे। अरे सर, ये मैच्योरिटी डेट क्या होती है, इसका क्या कोई कानून है कि इसको कुछ कैलकुलेट करने का? हाँ बेटा, इसका भी कुछ रूल एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। जब अपने काउंट करती है डेज, मैच्योरिटी डेट डिसाइड कैसे होती है, उसकी डेट कैसे काउंट करे जाते, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। मतलब सर, वो भी होती, वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो भी एक इश्यू है, वो भी अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या चीज है बच्चों, कि मेरे को जब आगे बढ़ना कैसे हमको देखना, आगे बढ़ना ऐसे कि हमको अकाउंटिंग सीखना है ड्रॉर की बुक में और ड्रॉय की बुक में, ठीक है। अलग अलग है कि भाई अब वो रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, बिल फॉर कलेक्शन, मैच्योरिटी डेट पे ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि पहले गुड्स बेचा, फिर भरोसा नहीं था, फिर बिल ड्रॉ किया, फिर बिल आया, आपने एक्सेप्ट किए, मेरे पास बिल आया, इस बिल के मेरे पास चार ऑप्शन थे, मैं खुद रखूं या डिस्काउंट कराऊं या एंडोर्स करूं या कलेक्शन पे भेजूं। फिर मैच्योरिटी डेट आती है, फिर आप हो सकता है ऑनर कर दो या हो सकता है डिसऑनर कर दो। तो ये मैंने आपको सिचुएशन बताया कि इस तरीके से चीजें होंगी, ये तरीका। अब अकाउंटिंग कैसे करना है, अब अपने को अकाउंटिंग सीखना है बेटा, अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको ये सीखना रहेगा जो मैच्योरिटी डेट है, भाई कोई तारीख को आपके पास आएंगे ना, मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर अपन अकाउंटिंग पे आएंगे। तो ये जो मैंने आपको चार चीज हाईलाइट करूं, मैं आपको सिखाऊंगा, वो उसके बाद मैं अकाउंटिंग पे आऊंगा। लेकिन पहले उस पे जाने के पहले हमको मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते बेटा, वो आना जरूरी है। अब आप मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाओगे। ओके, अब मैंने देखा सर आगे बढ़ता हूं, ये टाइप्स एंड डेट ऑफ बिल, मैं आता हूं उस पे बेटा। व्हाट इज टाइप्स ऑफ बिल? दो तरह के बिल होते हैं, एक डिमांड बिल और एक टाइम बिल। टाइम बिल को यूजेंस बिल भी कहते हैं। तो डिमांड बिल जो होता है बेटा, आपका डिमांड बिल वो होता है कि जब आपको बिल, मतलब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, जब भी बिल वर्ड आया, व्हाट इज बिल? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जब भी बिल आया तो इसको याद रख लेना, ठीक है। तो आपके पास ये डिमांड बिल वो होता है कि जब भी भाई डिमांड करे, जब भी आ जाए आपके पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके आपको पैसा देना है।
मगर टाइम बिल वो होता है कि उसमें स्पेसिफिक टाइम रहता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, डेज में, मंथ में रहता है, डेज में भी, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, वॉट एवर। तो उसमें ये होता है टाइम बिल जिसमें लिखा हुआ है कि कितने समय बाद। लेकिन डिमांड बिल में लिखा है जब वो आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके आपको देना है। अब देखो उसके जो काउंट होता है, एक चीज याद रखना, मेरे को 3 महीने बोला तो कैसे 3 महीने काउंट करूं, 50 दिन बोला तो कैसे 50 दिन बोलूं, कहां से शुरू करूं उसको समझना है। पहली चीज बेटा, आपकी दो पॉसिबिलिटी यहां पे, कि वो जो दो पॉसिबिलिटी कौन सी बेटा, आपका पहला कि वो हो सकता है कि काउंट करना आपको क्वेश्चन बोले डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ करा गया, जिस दिन बिल क्या करा गया बेटा, ड्रॉ, उस तारीख से बोले हो। यह हो सकता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, डेट ऑफ बिल ही मानना, लेकिन कभी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ साइड भी कहता है जब उसको देखा ड्रॉई ने, ठीक है बेटा। तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब किस तारीख को, क्योंकि भाई मैं नागपुर में रहता हूँ, सपोज आप पुणे में रहते हो, मैंने आपको यहाँ से भेजा, तो आपने, मैंने लिख के भेजा तो 2-3 दिन लगे, फिर आपके पास पहुंचा, फिर आपने मेरे को एक्सेप्ट, आपके पास 1-2 दिन, तो मैंने आपको भेजा 10 तारीख को, आपको मिला 12 तारीख को। तो भाई कहां से शुरू करूं, 10 तारीख से काउंट करना शुरू करूं, 3 महीने की 12। तो क्वेश्चन में बोलेगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोलता जिस तारीख को ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया उसको, डेट ऑफ बिल बोलता जिस तारीख को उसको ड्रॉ करा गया, ठीक है। कुछ नहीं बोलता, डेट ऑफ बिल इसको मानना बेहतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ बिल से काउंट करना, अगर कुछ नहीं बोला, अदरवाइज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला तो वो जो बोला उसको मान लेना फिर खामोशी से, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में अभी समझ लो, बड़ा आसानी जाएंगी बेटा। क्वेश्चन में अभी समझ लो बेटा कि वो हो सकता है एक चीज कि आपका यहां पर उसने हमको क्या दिया है बच्चों, यहां पे उसने हमको दिया है कि क्वेश्चन में हो सकता है कि वो मंथ्स में दे, कितने दे, कई दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अरे नहीं दिख रहा है, कोई बात, यहां देखता हूं, वो हो सकता है कि आपको मंथ्स में दे। सब उसने बोला कि बिल है बेटा 1 मंथ का, 1 मंथ लिखा हुआ है कि 1 महीने बाद पैसा देना है, ठीक है। अब आज की तारीख में मान लेता हूं, डेट ऑफ बिल में मान लेता हूं, डेट ऑफ बिल है आपका 10th ऑफ मे 2021, ऐसी मैंने कोई डेट ले लिया 10th ऑफ मे 2021। तो जब भी मंथ में बोला बेटा बड़ा आसान है, 10th ऑफ मे 21 ये तारीख का बिल है, उसके 1 महीने बाद, तो प्लस उसमें मेरे को करना रहेगा 1 मंथ प्लस 3 डेज। सर ये 3 डेज क्या है, आज बिल था 10 मई 2021 का बिल था, एक हाइपोथेटिकल डेट ले लिया ऐसी कोई, और उसको बिल में लिखा 1 महीने बाद देना, वहां पे आपने वो भी सब उसमें 1 महीना ऐड करो, और ये 3 डेज आपने क्या ले आया सर, ये 3 डेज आपने क्या लेकर आ गए बेटा, 3 डेज। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि जब भी ये टाइम बिल होता है, डिमांड में तो आप वहीं पे जब बोलते हो देना पड़ता है, टाइम बिल में आपको 3 डेज के वो ग्रेस के ऐड हो जाते हैं बेटा। अब यहां पर बेटा कैसे कैलकुलेट करूं, 3 डेज उसने, अच्छा 3 ही क्यों, अरे भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बोला 3 दिन ग्रेस के देते, चलो जो डेट बोला उसके भी 3 दिन बाद आते हैं, ठीक है। तो बड़ा, जब मंथ में बोलता है ना बड़ा आसान होता है बेटा, मंथ में जब भी बोला, जैसे 10 में बोला तो 1 महीने का है, तो 10 में से 1 महीना आगे बढ़ जाओ 10 जून, बस बड़ा सिंपल है। तो 10 में से एक आगे बढ़ जाओ 1 महीना 10 जून, और उसमें 3 दिन ऐड कर दो तो 13 जून। तो ये आपकी मैच्योरिटी डेट हो गई 13th ऑफ जून, 13th ऑफ जून 2021। बड़ा सिंपल बेटा, 10 में उसमें उस दिन का बिल था, 1 महीना ऐड करो 10 जून, 3 डेज, और वो 3 डेज फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे बेटा, ये 3 डेज फिक्स रहते, वो चेंज नहीं होंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने बोला, ठीक है। अब मैंने बोला भाई ये मंथ से, कभी कभी ना वो डेज में भी दे देता है, कभी कभी वो डेज में भी दे देता है, सपोज 30 डेज लिखा, बिल की डेट की बिल वही लेते हैं अपन 10 मई 2021। तो मैंने बोला सर 10 मई 2021 में आप 30 डेज ऐड करो, बिल मंथ में नहीं बोला तो बोलेंगे एक ही नहीं, अभी फर्क दिखेगा आपको 30 डेज, और ये 3 डेज अपने को हमेशा इंप्लाइड है, हमेशा ये 3 डेज ऐड करना ही है बेटा, ग्रेस, इसको ग्रेस बोलते हैं। अब 10 में, अब इसको काउंट कैसे करना, 30 डेज है, अब ऐसा नहीं बोल सकते 1 महीना ले लो ना, था 10 मई है तो 10 जून ले लो, उसको खत्म करो, 3 दिन ले लो 13 जून हो जाएगा, ना 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 ना, 10 मई वहां से काउंट करना अपने को 30 डेज। तो ख्याल रखना बेटा, जो भी महीने से शुरू हुआ, जून 10 में, मई में कितने महीने होते बेटा बताओ मेरे को, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। मई में कितने महीने होते सर, 31 डेज होते ना बेटा, मई में 31 डेज होते, तो उसमें से ये 10 मई है ना, तो 10 दिन उड़ा दो, 31 डेज होते ना बेटे, 10 मई का तो बिल ही है बेटा, तो उसमें से 10 दिन हटा दो, तो बचे कितने, मई मंथ, मई को ऐसा शॉर्टकट एम लिखा हूं, मई में कितने डेज लिखे 21 डेज बचे, क्यों 31 दिन होते बेटा,
10 मई का तो बिल है, तो 10 मई के बाद से कितने दिन हो रहे, 21 दिन हो रहे। इन शॉर्ट जो पहला महीना रहा 31 माइनस 10 उसके कर दूंगी बिल की डेट, तो ऑटोमेटिक सही से आ जाएंगे 21 डेज। ठीक है, मई के बाद हमको तो टोटल कितने चाहिए बेटा, 30 दिन, तो जून का महीना आया फिर, तो 21 दिन हो गए और 9 दिन, तो ये आ गया आपका 9th ऑफ जून, है ना। ये 21 दिन हो गए ना। आप 10 मई था, 10 में से 31 मई तक कितने दिन हो रहे, 21 दिन हो रहे बेटा। और याद रखना उसको आपने जैसे 10 एक 11 मई को एक दिन हुआ, 12 मई को 2 दिन, ऐसा काउंट करना है। इजी, मैं आपको बताऊं कभी गलती नहीं होगी। जो मई का मंथ है, सपोज मई का मंथ है ये, तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में मई का मंथ है, तो वो 31 दिन होते बेटा उसमें, उसमें से 10 डेज जो होते बेटा, आप 10 तारीख का बिल है तो 10 दिन उड़ा दो। अगर 15 तारीख का बिल रहता तो 31 में तो 15 दिन माइनस कर दो, बराबर वो आ जाएगा, उसमें गड़बड़ नहीं हुई। तो 31 माइनस 10 कर दो, 21 डेज आ गया बेटा। अब 30 में से 31 डेज तो मई में हो गए, जून में कितने दिन हो गए, फिर 9 महीने, 9 दिन, तो 9th ऑफ जून आया। 9th ऑफ जून ये आ गया बेटा, 30 डेज हो गए, इसमें प्लस 3 डेज कर दो, तो ये आ गया बेटा आपका 12th ऑफ जून। तो इसके हिसाब से मैच्योरिटी डेट आ रही है 12th ऑफ जून बेटा। और ऊपर में आपने देखे थे मैच्योरिटी डेट जो आ रही थी बेटा हमारी 13 जून, यहाँ पे 10 जून। तो देखो फर्क है ना, मंथ और डेज में ऐसा फर्क हो जाता है, कभी कभी सेम भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी वो मैं बाद में बोलूंगा, अगर मंथ भी आपका 30 डेज का तो सेम भी हो जाता है कभी, बट इट्स ओके। अब यहाँ पे याद रखना, देखो इसलिए डेज और मंथ में ध्यान रखना दोनों सेम नहीं है बेटा। तो इस तरीके से काउंट करेंगे हम लोग। मंथ का बड़ा आसान है, तो 4 महीने बोला, 10 में तो मैं बोलता फिर 10 जून, फिर 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, तीन दिन ऐड कर दो, 13 सितंबर, ऐसा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। मगर डेज बोला 120 डेज, तो फिर काउंट करना पड़ता है हर महीने। काउंट कैसे करना मैंने आपको बताया हो बेटा। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा इसके बाद, ठीक है, बेसिक चीज आज बात करें। अब कभी ऐसा हो सकता है सर कि वो डेट आई और उस तारीख को हॉलीडे। अब हॉलीडे दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, एक है पब्लिक हॉलीडे। व्हाट इज पब्लिक हॉलीडे? के पब्लिक हॉलीडे अपने को पता है, जैसे कि पब्लिक हॉलीडे फॉर जो पहले से गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर लिया, जैसे दीपावली का दिन है उस दिन डिक्लेयर करके रखिए, एग्जाम्पल बेटा। ईद है तो ईद के दिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखिए। हमारा फिर इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, या कोई और हमारा फेस्टिवल, अगर कोई फेस्टिवल है तो उस दिन भी गवर्नमेंट हमको ऑफ देती है, तो हो सकता है ना। तो वो जो ऑफ ऑफिशियल मतलब पब्लिक हॉलीडे जो पहले से डिक्लेयर रहते हैं बेटा, डिक्लेयर गवर्नमेंट करके रखती है। ठीक है, पब्लिक हॉलीडे मैंने एग्जांपल लिखता है यहाँ पे, दीपावली, ठीक है, ईद, फिर आपका ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ओके चलिए ठीक है। मगर सर उस केस में क्या करना, अगर वो डेट आ गई जिस तारीख को हम आपके पास आना है और ये डेट ऐसी होगी उस दिन छुट्टी है, पब्लिक डे, तो ये अपने को पहले से पता था, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि उसके एक दिन पहले, अगर 15 अगस्त आ गए बेटा, 15 अगस्त है तो अपन फिर एक दिन पहले ले लेंगे। ठीक है, एक दिन फिर 14 प्रीसीडिंग, मतलब एक दिन पहले मानना पड़ेगा उसको, क्योंकि अपने को पता है ना कि 15 अगस्त है बेटा, उस दिन पब्लिक हॉलीडे, तो फिर अपन ने, या कोई संडे आ गया, कोई दिन अपने को पहले से पता संडे, तो संडे इज ऑल्सो ए पब्लिक हॉलीडे, ये चीज ख्याल रखना। संडे भी आ गया तो फिर सैटरडे लेना पड़ेगा। तो अगर वो डेट कोई पब्लिक हॉलीडे पे आ जाए, संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, तो एक दिन पहले आ जाना रहेगा अपने को। ठीक है, मगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे मतलब राइट्स हो गए, फ्लड आ गया, कोविड हो गया तो ऑल ऑफ ए सडन सब बंद करना पड़ा था, तो ऐसे इमरजेंसी हॉलीडे होता है, तो इस केस में सब्सिक्वेंट वर्किंग डे याद रखना। सर बोलेंगे दूसरे दिन भी फ्लड रहा तो फिर तीसरे दिन पे जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे रहेगा उस दिन पे हम आ जाएंगे। एग्जाम्पल, राइट्स हो ना कभी कोई जगह, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा बेटा, फ्लड आ जाए, ओके, तो एग्जाम्पल है। तो अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे बेटा, इमरजेंसी में हॉलीडे देना पड़ा, तो फिर इस केस में सब्सिक्वेंट डे ले लेंगे अपन आगे हो, क्योंकि अपने को पहले से पता नहीं था, पता था फ्लड आने वाला है, राइट्स होने वाले नहीं पता रहता है, तो उसके आगे वाले वर्किंग डे के। लेकिन पब्लिक हॉलीडे पहले पता रहता, उस तारीख को अगर ये डेट आ जाती है तो फिर उसमें ड्यू डेट, फिर अपन क्या करेंगे, अपन उसको पहले ले लेंगे। क्या करेंगे फिर उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद प्रीसीडिंग। तो पब्लिक हॉलीडे एक पहले आ जाना, प्रीसीडिंग, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे तो वो सब्सिक्वेंट सक्सीडिंग हो जाती है। ये समझ में ये चीज ख्याल, इफेक्ट्स ऑफ हॉलीडेज ये ख्याल रखना आपने। ठीक है, अब उसी बात पे बेटा पहला सेशन है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैं आपको बेसिक चीजें ही बता रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लेते बस आप, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते। ठीक है, आपके नोट्स में होगा, देखो आपके नोट्स में सब दिया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
एक और चीज आपको इस पे ऊपर दिख रहा होगा, ट्रेड बिल और जेन्युइन बिल लिखा हुआ है। दो तरह के बिल होते हैं, एक एकोमोडेशन बिल और एक जेन्युइन बिल होता है बेटा। ट्रेड बिल भी बोलते हैं इसको, मतलब ये नॉर्मल होता है कि मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने खरीदे, है ना, और फिर आपने पैसे नहीं थे तो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, दिस इज नॉर्मल जेन्युइन बिल। एक अकोमोडेशन बिल भी होता है, वो उसमें आप फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, वो बाद में अपन बात करेंगे, तो अपन जब डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकोमोडेशन एंड ऑल दैट। अभी सिंपल आप वन बाय वन ही करते जाओगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपके नोट्स में देखो बेटा। अभी आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। टर्म ऑफ द बिल इज 3 मंथ। कितने मंथ का बिल है बेटा? 3 मंथ का है, 3 मंथ। फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, डेट ऑफ द बिल बोला, बिल इज ड्रॉन ऑन 10th of March 2020, 10 मार्च 2020 को बिल ड्रॉ करा गया बेटा, ठीक है। बिल एक्सेप्टेड ऑन 14th of March, तो भाई वो ड्रॉई को भेजा, ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट करा, तो एक्सेप्ट उसको कब किया? 14 मार्च को किया। बिल ड्रॉ कब किया? 10 मार्च। तो कहां से काउंट करूं मैं, आप बताओ। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला क्वेश्चन में कि डेट ऑफ बिल बोला? डेट ऑफ बिल बोला बेटा, तो डेट ऑफ बिल है आपकी 10 मार्च, तो 10 मार्च से काउंट करेंगे। कितने महीने बोला? 3 महीने। तो बड़ा सिंपल है बेटा, चलो लिखो आपके नोट्स में बेटा ए पॉइंट, ठीक है, आपके नोटबुक में लिखो क्वेश्चन नंबर 1 ए पॉइंट बेटा। टर्म, ठीक है, आपकी यहां पे मैच्योरिटी डेट, टेंथ ऑफ मार्च 2020 प्लस 3 मंथ्स प्लस 3 डेज। 3 डेज बोला नहीं, 3 डेज बोले या ना बोले हमेशा अपने को करना है, मैंडेटरी, ठीक है। अब देखो बेटा 10 मार्च में 3 महीने ऐड करो, 10 मार्च तो 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून और 3 दिन 13 जून, तो ये आ गया आपका 13 जून 2020। बड़ा सिंपल होता है जब ये मंथ में बोलता है, ठीक है। 10 मार्च था 3 महीने, 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 3 दिन 13 जून, खत्म, ठीक है। सेकेंड, ओके, देखो सेकेंड में कहता है टर्म ऑफ द बिल इज 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल इज ड्रॉन ऑन 10th of March एंड बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 14th of March, कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट। अब देखो बेटा यहां पे उसने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला, तो मैं कहां से काउंट करूं? मैं 10 मार्च से काउंट करूंगा कि 14th of March? 14th of March, क्यों? क्योंकि वो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बेटा, ठीक है। तो आप आ जाओ यहां पे लिखेंगे अपन सेकेंड केस में, मैच्योरिटी, जब 3 डेज उसमें ऐड कर देते ना उसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, ओके। यहां पर ये आपका ये 14th of March 2020, उसमें अपने को कितना ऐड करना है? 3 मंथ्स प्लस 3 डेज, ठीक है। 14th of March 3 लो, 14th of March, 14th of April, 14th of May, 14th of June, 14th of June पे आ गए 3 दिन 17, 14th of June के 3 दिन ऐड कर दो तो आ जाएगा 17th of June। बड़ा सिंपल होता है मंथ में, डेज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। सी, अब वो कहता है कि टर्म ऑफ द बिल इज 90 डेज। अब यहाँ पे डेज में दे दिया उसने अपने को, टर्म ऑफ द बिल इज 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। डेट ऑफ द बिल बोला है बेटा उसने, डेट ऑफ द बिल। बिल इज ड्रॉन ऑन 10th of March एंड एक्सेप्टेड ऑन 14th of March। तो देखो यहाँ पे बिल ये ड्रॉ करा गया, ये एक्सेप्ट करा गया, तो अपने को डेट ऑफ बिल बोला है, तो ये है डेट ऑफ बिल, ठीक है। मगर यहाँ पे डेज बोला, 90 डेज बोला, ठीक है, अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे मैच्योरिटी डेट, ठीक है। आपको कहां से बोला उसने बेटा? डेट ऑफ बिल, तो वो है अपनी 10th of March 2020 प्लस 90 डेज प्लस 3 डेज जो ग्रेस के अपने को देना है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना बेटा, इसे 90 डेज कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं, वहीं पे नीचे से रफली बता देता हूं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये 90 डेज जब मैं काउंट करूंगा, अब इसको अच्छे से समझना बेटा, कौन सा मंथ है? मार्च मंथ। तो मार्च मंथ में समझ, मार्च मंथ है बेटा, तो मार्च में देखो 31 डेज होते, डेट बिल ये कहां से काउंट करना? 10 मार्च, तो 10 दिन फट से उड़ा दो, उसमें कुछ सोचना नहीं। 31 माइनस 10, तो ये हो गया आपका 21 डेज आपके मार्च मंथ में आ जा रहे। फिर नेक्स्ट मंथ आता है अप्रैल,
तो अप्रैल में पूरे 30 डेज, फिर आ जाता है बेटा उसके बाद अप्रैल आ गया, उसके बाद आता है फिर आपका मई, उसके बाद आता है फिर आपका मई मंथ, मई के भी 31 डेज, मई में 31 डेज होते। इसको काउंट करो कितने डेज हुए बेटा, 21 मार्च के मिले, मई अप्रैल के 30, मई के 31, तो टोटल करो 82 डेज हो जा रहे। कितने डेज हो रहे बेटा, 82 डेज। मई के बाद आता है फिर जून, तो जून मंथ में 81 डेज, 82 डेज हो गया बेटा यहाँ पे 31 मई तक। और कितने दिन चाहिए 90 डेज के लिए, 8 डेज। तो यहाँ पे आ गया आपका 8th ऑफ जून, यहाँ आ गया 8th ऑफ जून। अब 8th ऑफ जून में 3 दिन ऐड कर दो बेटा, इसमें 3 दिन ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 11th ऑफ जून, 11th ऑफ जून 2020। ओके डन, इस तरीके से निकालना रहेगा बेटा, ठीक है। तो डेज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं अपन डी पॉइंट पे। मैच्योरिटी डेट, ओके। अब देखो क्या कह रहा है आपको, अब वो कहता है कि द टर्म ऑफ द बिल अगेन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी बेटा, 10 मार्च है कि 14 मार्च है, 14th ऑफ, दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां से 90 डेज काउंट करना है, तो करेंगे अब अपन 14th ऑफ मार्च 2020 प्लस 90 डेज प्लस 3 डेज ग्रेस के। अब देखो यहां पर बेटा 90 डेज जब मैं काउंट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 90 डेज जब अपन काउंट करेंगे तो यहां पे आते जाएंगे एक एक करके। मार्च मंथ में कितने मंथ मिले, डेज मिले, ध्यान से बेटा 14th ऑफ मार्च है बिल, वहां से अपने को काउंट करना एक्सेप्टेंस के, तो सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। 31 मार्च है, उसमें से 14 हटा दो, 31 डेज होते 31 माइनस 14, कितने डेज होते 17 डेज। तो यहां पर अपने को मिल रहे 17 दिन मार्च में। फिर आता है बेटा उसके बाद अप्रैल, उसमें मिल रहे अपने को 30 डेज। फिर आ रहा है उसके बाद अपना मई, मई में मिल रहे अपने को 31 डेज। जरा काउंट करो कितने दिन हो गए, 17 प्लस 30 प्लस 31, 78 डेज हो गए बेटा। अपने को 90 डेज करना है, तो जून मंथ में अपने को और 12 दिन लेना पड़ेगा, 12th ऑफ जून, तो 90 डेज पूरे हो जाएंगे। 90 डेज हो गए बेटा। अब उसमें अपने को 3 दिन ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 15th ऑफ जून। तो ये आपका 12 जून में 3 दिन ऐड करो तो 15th ऑफ जून 2020। तो ये था हमारा मैच्योरिटी डेट पे अपन यहाँ पे सीखे। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो, मैंने जब आज आपको पढ़ाया तो ये बताया कि सर 4 ऑप्शन, ये चीज होती है, पहले बिल सेल होता है, फिर ड्रॉ हो रहा है, फिर के 4 ऑप्शन है, फिर मैच्योरिटी डेट आती है, उस दिन ऑनर हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है, ऑल दैट। तो इस पे अकाउंटिंग कैसे कर रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन, मैच्योरिटी डेट पे अपन एक बेसिक क्वेश्चन अपन उस पर डिस्कस किए, सारा उसका पार्ट, और अपन एक उस पर क्वेश्चन करें। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली वहां से हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी कि इन सिचुएशंस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैसे अकाउंटिंग करते। अकाउंटिंग के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उससे, ठीक है। अब हम अकाउंटिंग करेंगे उसकी जब बेटा, तो उसमें फिर आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से हमको अकाउंटिंग करना है। आज हमने उसके किस पे बात की बेटा, बैकग्राउंड पे सिर्फ बात करें, ठीक है। तो आज आपको कोई होमवर्क नहीं है, बस जितना पढ़ाया उसको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 को तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं, बस जो आज पढ़ा है उसको आपने एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।